वर्क एंड एनर्जी पार्ट 3। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर, द बैंड स्ट्रेच। तो हमने एक रबर बैंड को लेके अगर खींचेंगे तो वो स्ट्रेच होगी। रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स, व्हाट हैपन्स, द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो वो वापस जितनी लेंथ की थी उतनी लेंथ की वापस से हो जाएगी। ऑब्वियसली the band had acquired energy in its stretched position. How did it acquire energy when stretched? तो ये जब खींची थी तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आई थी? अगर किसी में कुछ भी चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई तो एनर्जी लगी होगी। चलो दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ स्लिंकी एज शोन बिलो। जैसे हम स्प्रिंग को ले लो। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, you hold the other end and move away from your friend. Now you release the slinky. What happened? How did the slinky acquire energy? अब वो खिंचता है और फिर उसमें एनर्जी कहाँ से आती है? नेक्स्ट देखो एक्टिविटी। टेक अ टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की। तो हम जैसे उसकी चाबी घुमाते हैं। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, जैसे उसे ग्राउंड पे रखते हैं वो चलने लग जाती है। डिड इट मूव? येस। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी? अब इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? डज द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स? हाउ कैन यू टेस्ट दिस? अब है इसके बाद, ये तो इसकी एक्टिविटीज़ थी। एक और देख लो। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट। एक ऑब्जेक्ट को हमने कुछ ऊंचाई तक खींचा। द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, इट बिगेन्स टू फॉल व्हेन रिलीज्ड। और जैसे हमने उसको ऊपर ले गए और ऊपर से छोड़ा तो वो नीचे की तरफ आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इससे कहीं से एनर्जी मिली। इट रेज्ड टू ए ग्रेटर हाइट, इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस पजेस मोर एनर्जी। और ऊपर लेके गए और ज़्यादा एनर्जी हो गई। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी? कहाँ से इसको एनर्जी मिली? थिंक एंड डिस्कस। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। In the above situations, the energy gets stored due to the work done on the object. Energy कहाँ से आई? The energy get stored due to the work done on the object. तो उसमें एनर्जी स्टोर थी और जब उस पर काम किया गया तो वो एनर्जी को हमने यूज़ किया। The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. तो मतलब कोई चीज़ अगर रेस्ट की पोजीशन पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी थी अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और स्टोर हो गई। जैसे ही वो वापस से मोशन में आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। यू ट्रांसफ़र एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच रबर बैंड। जैसे ही हमने रबर बैंड को ट्रांसफ़र किया तो पहले रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी थी और जैसे ही हमने उसको स्ट्रेच किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ ए टॉय। अब आपने एक टॉय की को घुमाया तो उसमें आपने उस पर कुछ वर्क किया तो वर्क किया, कुछ एनर्जी दी उसको। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप उसको घुमाते गए उसके जो अंदर स्प्रिंग था उसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होती गई। Inside is stored as potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by the virtue of its position or configuration. तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसके मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन की वजह से होगी। कोई भी चीज़ अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, मोशन में नहीं है, जैसे अभी अगर हम देखते हैं फैन ऑफ है तो यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। एक्टिविटी 11.12। टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक ए बो एज शोन इन फिगर 11.6। प्लेस एन एरो मेड, जैसे ये है। Place an arrow made of a light stick on it with one end supported by the stretched string. Now stretch the string and release the arrow. अब हमने जैसे ही स्ट्रिंग को खींच के एरो को छोड़ा, notice the arrow flying off the bow. एरो जो है बहुत तेज़ी से जाता है। Notice the change in द शेप ऑफ द बो। तो जो उसकी पीछे था उसकी शेप में भी चेंज आ जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो जब हम एरो को
थ्रो करते हैं तो वो उसमें चेंज उसकी पोटेंशियल एनर्जी एरो में चली जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर जाएंगे तो वो एनर्जी को गेन करेगा, मतलब हमें उसे ऊपर ले जाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। वाइल इट इज बीइंग रेज्ड द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against the gravity। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी भी चीज़ को जब हम लेकर जाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ऊपर की तरफ, तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी या वो एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता चला जाएगा। इट इज़ ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो देखो ये है, इस बॉक्स को अगर हम ग्राउंड से ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। लेट इट बी रेज थ्रू अ हाइट। और हम इसको एक हाइट h तक ले गए फ्रॉम द ग्राउंड। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। अब इसको ऊपर ले जाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसके बराबर हो गई? mg के बराबर। हमने पहले ही पढ़ा है पिछले चैप्टर में F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, लेकिन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी लेकर जाएंगे तो m इंटू जी होता है। द ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। लेट बी वर्क डन। अब वर्क क्या होता है हमें पता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। S की वैल्यू हो गई h, क्योंकि जितनी हाइट पर लेकर जाएंगे उसको हम बोलेंगे h। और F की वैल्यू क्या है? m इंटू जी। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क क्या हो गया? m इंटू जी इंटू एच। और ये वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो PE इज इक्वल, देखो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने अभी देखा m इंटू जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नीचे से ऊपर लेके गए हाइट पे, तो h। सिंस अब W इज इक्वल टू mgh, लेकिन जितना वर्क किया है वो वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी EP यहाँ पे लिखा है, या फिर हम PEB लिख देते हैं, इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया इसका डेरिवेशन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजिशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level। तो जैसे जैसे हम हाइट क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने और ज़्यादा हाइट ले ली तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी, कम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। इट इज़ यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो अगर हाइट अलग अलग है तो उसकी पोटेंशियल, उसमें एनर्जी भी अलग अलग होगी और काम भी हमें अलग अलग। मुझे एक कुएं से पानी खींचना है तो मेरे को ज़्यादा ऊंचा खींचना है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा खींचना है तो कम फोर्स कम वर्क करना पड़ेगा। ये तो पता है ना, मैं जितना ऊंचा खींचूंगी उतना ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा, जितना कम खींचूंगी उतना कम वर्क करना पड़ेगा। फिगर 11.8 shows a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB is equals to h। अब ये A और B है, यहाँ पे AB की हाइट है h। In both the situations the work done on the object is equals to mgh। ठीक, find the energy possessed by an object of mass 10 किलोग्राम when it is the height of 6 मीटर। तो हमें मास दिया है, हाइट दी है, g दिया है, तो हम इससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। 588 जूल आ जाएगी एनर्जी। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस।
फाइंड द हाइट, तो हमें मास पता है, ग्रेविटेशन पता है, जी की वैल्यू पता होती है हमें, लेकिन हाइट निकालना है। तो यहाँ पे एम पता है, जी पता है, ई पता है, तो एच आराम से निकल जाएगा। अब है फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो 4 मीटर आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल, तो एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं वो आपस में चेंज होने वाली होती है, मतलब कन्वर्ट करने वाली होती हैं। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, we find in nature a number of instances of conversion of energy from one form to another। तो हम देखते हैं इसको एक्टिविटी को, सिट इन स्मॉल ग्रुप्स, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर, डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ग्रुप। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं, सन से उन्हें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं और उससे फूड प्रिपेयर करते हैं। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, तो जो फूड प्रिपेयर करते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, तो वो तो सन होता है, सन की एनर्जी को वो यूज़ करके उसी से ही उन्हें एनर्जी मिल जाती है, नहीं। वाई डज द एयर मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हवा एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे घूम रही है, क्योंकि उसमें विंड एनर्जी है। उसके बाद हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, किस एनर्जी से वो फॉर्म होते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। हाउ आर फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं ये फ्यूल्स। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में भी हम एनर्जी को लेते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब प्लांट्स तो स्टेबल है, खड़ा है एक जगह, उसने सन की एनर्जी ली और उस जो सोलर एनर्जी होती है उससे उसने केमिकल एनर्जी बनाई, मतलब फूड से जो उसको मिली वो केमिकल एनर्जी है। हमारे घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, वो उससे क्या हम फैन चलाते हैं, तो फैन तो इलेक्ट्रिकल हो गया, तो हमने सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड the gadgets we use involve conversion of energy from one form to another, make a list of such activities and gadgets। अब देखो जो डैम होते हैं, डैम में पावर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, तो वो डैम में क्या किस चीज़ से बिजली बनती है, पानी से बनती है। तो उसमें क्या था, वाटर में एनर्जी थी, वाटर को जब वाटर जो उनकी क्या बोलते हैं उसको, टरबाइंस होती है, टरबाइंस घूमती है, तो वाटर में जो एनर्जी होती है वो स्टिल वाटर है, डैम में जो पानी है वो अभी कैसे पोटेंशियल एनर्जी है, डैम में जो पानी स्टोर हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब उस पानी को तेजी से टरबाइन पे गिराया जाता है तो अब उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से अब ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती। इन एक्टिविटीज़ 11.13 and 11.14 we learned that the form of energy can be changed from one form to another. What happens to the total energy of a system during or after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remain unchanged. तो एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। Whenever energy get transformed, the total energy remain unchanged. तो एनर्जी चेंज नहीं होती लेकिन अपनी फॉर्म को चेंज करती है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये इस लॉ को ध्यान से सुनना, एग्जाम्स में आता है, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे हीटर है हमारे घर में, अगर हम हीटर को स्विच ऑन कर देते हैं तो अब उसको कौन सी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपको हीटर से हीट मिलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो ये कहलाता है कन्वर्जन। आप जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा हीट आपका रूम में आती जाएगी। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के
टाइम पर एनर्जी टोटल वही रहती है, लेकिन कन्वर्ट हो जाते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. Consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height. m मास है किसी चीज़ का और हमने उसको ऊपर से नीचे फेंका. At the start the potential energy is mgh. जब वो फेंकने वाले थे तो उस टाइम वो स्टिल पोजीशन पे है, तो उसकी एनर्जी कितनी है mgh. हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखा है. एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. काइनेटिक एनर्जी क्यों है जीरो? क्योंकि वो अभी तो रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसमें कोई जब कोई मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई. इट इज़ जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो. क्योंकि अभी उसमें मोशन ही नहीं है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो वो जीरो है. द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh. एज इट फॉल्स, जैसे ही ये गिरनी शुरू होती है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब ये ऊपर से नीचे गिर रही है, इसमें वेलोसिटी आ गई कोई, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv स्क्वायर. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv स्क्वायर. एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज द पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज. जैसे जैसे फॉल वो नीचे आती जाएगी, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, हाइट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. जब वो ग्राउंड के पास आ गई, ग्राउंड को टच कर लिया, तो हाइट अब उसकी जीरो हो गई. क्योंकि हाइट कहाँ से देखा था? जहाँ से हमने गिराया था, आज ग्राउंड तक. अब ग्राउंड पे आ गई तो हाइट तो जीरो हो गई उसकी. एंड वी विल बी द हाइएस्ट. अब वो उस टाइम वी क्या हो जाएगा? हाइट, सबसे तेज. देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल be the least. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all points. That is, potential energy plus kinetic energy is equals to constant. देखो, mgh plus half mv square is equals to constant. The sum of kinetic energy and potential energy of an object is its total mechanical energy. तो अब हम एक और चीज़ पढ़ रहे हैं. अगर हमसे पूछा जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. जब मैकेनिकल एनर्जी वो है जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है, वो रेस्ट में है, तो इन दोनों का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी कितने तरह की होगी? टू टाइप्स की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. तो हमने क्या देखा? ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई. जिस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हाईएस्ट थी, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और जिस टाइम काइनेटिक एनर्जी जीरो हाईएस्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. Here the effect of air resistance on the motion of the objects has been ignored. तो ये एक ऐसी बात की कि हवा अगर चल रही हो तो कोई सी भी एनर्जी किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, उसको अभी छोड़ दो. There is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. अब है an object of mass 20 kg is dropped from a height of 4 meter. Fill in the blanks in the following table by computing the potential energy and kinetic energy. Height है 4, तो इसकी mgh कितना, मास कितना है इसका? 20 किलोग्राम. 20 किलोग्राम पे h की वैल्यू आप 10 रख लो, सॉरी g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, तो mgh कितना हो गया? 20 इंटू 4 इंटू 10. 20 इंटू 4 क्या हो गया? 80, और 80 इंटू 10 800. ऐसी 3 हाइट अब 3 रख लो, फिर 2 रख लो, फिर 1 रख लो. ऐसे ही हाफ mv स्क्वायर को निकाल लेंगे और इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे, हर बार इक्वली आएगा हमारा आंसर. फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब थिंक इट ओवर. व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर हैड नॉट अलाउड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Do you agree with this? Yes, क्योंकि सन हमें जो एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन.
अगर सन की एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी तो प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे, प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर करेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, हार्डली वन डे, 1 वीक, 1 मंथ, इसके बाद तो हमारी एनर्जी कहाँ तक मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। ठीक है, अब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? डू मशीन कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? नहीं। एजेंट्स दैट ट्रांसफर एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंसिडर 2 children, say A and B. Let us say that they weigh the same. A और B हैं, दोनों का सेम वेट है। बोथ स्टार्ट क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली। दोनों ने अलग अलग रस्सी पर चढ़ना शुरू करा। बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर, दोनों 8 मीटर की हाइट पर पहुंच गए। लेट अस से A takes 15 seconds while B takes 20 seconds. तो A 15 मिनट में पहुंच गया और B 20 मिनट्स में पहुंचा। What is the work done by each? The work done सेम है, लेकिन how A has taken less time than B to do the work? अब A ने तो कम टाइम लिया है और B ने ज़्यादा टाइम लिया है। Who has done more work in a given time? Say in 1 second. 1 second में किसने ज़्यादा वर्क किया है? A ने। क्यों करा? A stronger person may do certain work in relatively less time. जिसमें पावर ज़्यादा है, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो कम समय में ज़्यादा काम करेगा। A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time than a less powerful vehicle. We talk of the power of machine like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is a basis for their classification. तो हम क्या बोलेंगे? We talk of the power of machine like motorbike and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work. तो देखो, हमें बाइक्स का भी पता है ना कि 125 सीसी की भी आती है, 110 सीसी की भी आती है। तो जितनी ज़्यादा सीसी की होती है उसका इंजन उतना ही स्ट्रांग होता है और वो उतनी तेज़ी से दौड़ती भी है। पावर मेजर्स, अब पावर का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट अ स्लो वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जहाँ भी रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट आ जाए किसी भी चीज़ का, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो W/T कर दो। कहीं भी किसी भी चीज़ के को अगर रेट में कह दिया रेट ऑफ डूइंग दिस, रेट ऑफ दिस, रेट ऑफ दिस, तो उसकी क्वांटिटी को डिवाइडेड बाय T कर दो। तो P इज इक्वल्स टू W/T। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क को कहते हैं हम W, पावर को कहते हैं P, और जब रेट आ जाता है तो डिवाइडेड बाय T कर दो। तो पावर इज इक्वल्स टू W/T। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट हैविंग द सिंबल W। तो जेम्स वॉट की वजह से हमने पावर की यूनिट W कह दी और इसे कैपिटल W से शो करते हैं। 1 वॉट क्या हो गया? 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल वर्क जब 1 सेकेंड में किया जाए तो वो पावर कहलाएगी 1 वॉट। We can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. 1 watt is equals to 1 joule per second. ठीक है, अब 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं और 1 किलोवाट को 1000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। द पावर ऑफ एन एजेंट may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different interval of time. Therefore, the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. तो पावर को हम अलग अलग उसमें भी बता सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगी? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम ऐसे भी, हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए ने एक काम किया 10 जूल वर्क किया 10 सेकेंड में, 5 जूल वर्क किया 10 सेकेंड में, तो टोटल पावर निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया? 10 + 10। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 + 20। तो उससे हमें निकल कर आ जाएगा। देखो, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 40 न्यूटन। दोनों का वेट कितना है? 40 न्यूटन। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर।
नेम वन ऑफ वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड द अदर बी. एक ए है दूसरी बी है. गर्ल ए टेक्स 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? तो A का और B का दोनों का दिया हुआ है. पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल A, क्योंकि इसका F न्यूटन दिया है, तो न्यूटन क्या होता है? फोर्स होती है. हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन होती है, यूनिट. अब फोर्स इज इक्वल्स टू m/g. तो उस लड़की का वे मतलब उससे फोर्स है mg इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट दिया है इन्होंने, h जो दिया है 8 मीटर. आगे देखो, इसने टाइम लिया 20 सेकेंड्स. तो पावर इज इक्वल्स टू mgh, मतलब w/t होता है mgh/t. तो m की वैल्यू 400 न्यूटन, h की वैल्यू 88, mg की वैल्यू हमें पता है ना 400 न्यूटन, अभी हमने देखी थी. हाइट 8 पता चल गई, 20 सेकेंड्स लिए 160 वॉट आ गई. अब दूसरी लड़की का भी ऐसे निकाल लेंगे, उसका भी mg तो 40 है, हाइट उसकी भी 8 है, लेकिन टाइम कितना है उसका? 50 सेकेंड्स. तो इसकी आ गई 64 वॉट. आगे समझ में. अब दूसरा क्वेश्चन देखो. अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 seconds. इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर. एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है. तो फाइंड हिज पावर टेकन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 45 स्टेप्स की निकाल लो. एक स्टेप की हाइट तो 15 है, 45 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में आ जाएगी. तो 6.75 मीटर आ गई हाइट. टाइम हमें दिया है 9 सेकेंड्स, mg दिया है 500 न्यूटन. इससे सॉल्व करके 375 वॉट आ जाएगा. अबे व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. डिफाइन 1 watt ऑफ पावर. तो 1 watt क्या होगी? जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकेंड में, तो पावर विल बी 1 watt. अ लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 seconds. व्हाट इज इट्स पावर? तो 100 आ जाएगी. 1000/10 इज इक्वल्स टू 100. डिफाइन एवरेज पावर. एवरेज पावर इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक. अब है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. The unit joule is too small and hence is convenient to express large quantities of energy. We use a bigger unit of energy called kilowatt hour. अगर ज़्यादा एनर्जी की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ पे जो जेट पंप लगा हुआ है वो 2 किलोवाट का है, ऐसे बोलते हैं. तो ज़्यादा जब यूनिट हो जाती है तो किलोवाट आवर बोल देते हैं उसको. What is 1 kilowatt hour? मतलब जब 1 किलो, let us say we have machine that uses 1000 joule of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour of energy. मतलब 1 kilowatt hour का मतलब हो गया 3.6 into 10⁶ जूल. 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स. और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आवर निकल के आ जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 3.6 into 10⁶ जूल. द एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. हेयर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर. तो हमारे घर में भी क्या होता है, हमारे यूनिट्स लिख लेने आते हैं ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लोग मीटर से. तो वो क्या कैसे लेते हैं, आपकी कितनी, हम वो कहते हैं जी आपके 16 यूनिट हो गए, तो इसका मतलब 16 किलोवाट आवर. इस तरह से हम कहते हैं. देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 hours पर डे. हर रोज वो 6 घंटे जलता है. कैलकुलेट द यूनिट्स इन ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 day बाय द बल्ब. तो एक दिन में कितना चलता है, तो इसकी पावर कितनी हो गई 60 वाट. इसको हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, 0.06 आ गया. और टाइम कितना है 6 hours. तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.06 into 6, तो 0.36 यूनिट्स आ गया. ठीक है. और ऐसे आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया. ये एक्टिविटी और है, इसको भी देख लो. टेक ए क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मैटर installed in your house. Observe its feature closely.
वही है जो मीटर का, टेक द रीडिंग ऑफ द मीटर ईच डे एट 6:30 AM एंड 6:30 PM, डू दिस एक्टिविटी अबाउट अ वीक, हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग द डे। तो ये तो आपको वही है कि अपने घर में जो मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग को रोज़ सुबह को 6:30 बजे, रात को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे देखो, और उससे आप देखो कि आपके किस दिन आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। यही था। तो आई थिंक आपको वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।